ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई गेस अभी इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी आए नहीं हैं, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। और मैं इसको शेयर कर दूंगी इसका रिकॉर्डेड वर्जन, ताकि अगर कोई इससे पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप लोगों की लैब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो सकी है, प्लान था कि फिज़िकली आपको अभी 2 दिन और बुलाएंगे, लेकिन ड्यू टू दीज कंडीशंस ये पॉसिबल नहीं हो पाया। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू कि आपका एग्जाम किस तरह का होगा, आपको उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है। थ्योरी में आप ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं जो आपके लैब की थ्योरी में कवर हो रही हैं, और उसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको वर्बली मैं आपको बताऊंगी। एंड वी होप कि नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर इंशाल्लाह ताला फिजिकली लैब प्रॉपर तरीके से हो सकेंगी तो इसमें से एटलीस्ट यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ मैं आप लोगों को ज़रूर करवा दूंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अभी तक जो हमने फिजिकली लैब में चीजें की थी उसमें से किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग सेफ्टी मेजर्स इन अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लैब। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स की बात करने से पहले मैं पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि आपका एग्जाम किस तरह का होगा। आपकी फाइनल परफॉर्मेंस नहीं होगी, यू विल जस्ट हैव अ वाइवा, क्विज एंड इंटरनल इवैल्यूएशन। इंटरनल इवैल्यूएशन आपकी किस बेसिस पे होगी? जब आप लोग ने लैब परफॉर्म की थी तो उस वक्त मैंने आपके कुछ मार्किंग्स मैंने उस वक्त भी की थी जब आप लोग रिजल्ट लाके मुझे चेक करवा रहे थे। और जो लोग प्रेजेंट थे ऑब्वियसली उनको इंटरनल इवैल्यूएशन में मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं देखूंगी कि कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लैब में भी परफॉर्म नहीं किया था और वो एब्सेंट भी थे, तो मैं कंसिडर करूंगी कि मैं उनको कोई छोटा मोटा असाइनमेंट दे दूं ताकि उनका भी इंटरनल इवैल्यूएशन में कोई ना कोई उनके मार्क्स आ जाएं। ठीक है। दूसरी चीज आ गई आपका वाइवा एंड क्विज। जो 10 मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल इवैल्यूएशन के, और जो रिमेनिंग मार्क्स हैं वो आपके वाइवा और क्विज के होंगे। अभी वाइवा और क्विज में जो अभी तक एक्सपेक्टेड है वो यही है कि 20 मार्क्स का आपका क्विज होगा और 20 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। तो वाइवा जो है वो आपका मैं नहीं लूंगी, वो डिफरेंट टीचर्स ले रहे होंगे। तो मेक श्योर कि मैनुअल को एटलीस्ट आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ हो। और ये जो आपके फॉर एग्जाम्पल यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपका कवर हुआ हुआ है लैब में, और टीएलसी के बारे में, और उसके अलावा इंटरप्रिटेशन के बारे में। जो स्पेक्ट्रा इंटरप्रिटेशन है वो आप लोगों ने थ्योरी में बहुत डिटेल में कवर की हुई है। तो ये 3 चीजें आपको थोड़ी सी थ्योरी से भी पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ा सा आपको जनरली इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लैब, सबसे पहली चीज है आपका मेंटेनिंग सेफ्टी मेजर्स इन अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लैब। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लैब में जब हम सेफ्टी मेजर्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो ये कुछ चीजें जो मैंने आपके मैनुअल में भी शेयर की थी, ये पिक्टोग्राम्स हैं। ठीक है। इनको ये जो पिक्चर्स छोटी छोटी शेयर हमने की हुई है, दीज आर कॉल्ड एज पिक्टोग्राम्स। पिक्टोग्राम्स का मकसद क्या होता है कि वो जब किसी भी केमिकल के ऊपर कोई स्पेसिफिक पिक्टोग्राम बना हुआ होता है तो उस सिंबल का कुछ खास मकसद होता है, जिसके अकॉर्डिंगली आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। ठीक है। वो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं वो आपके पास मैनुअल में ऑलरेडी गिवन है, तो आपको ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। आपको क्लास डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए कि क्लास ए क्या होता है, क्लास बी क्या होता है, क्लास सी क्या होता है। ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पिक्टोग्राम्स नहीं बने हुए होते, जस्ट क्लासेस मेंशन होती हैं आपके रिएजेंट्स के लेवल्स पे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी लैब में जाएं तो आप सबसे पहली चीज देखिएगा कि जो आपके पास रिएजेंट की बॉटल है, जो केमिकल की बॉटल है, उसके ऊपर किस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है। उस पे उसका नाम होगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट और उसके फिजिकल पैरामीटर्स होंगे, डेंसिटी होगी अगर वो लिक्विड है तो ये सब चीजें उसके ऊपर गिवन होती हैं। साथ में उसके साथ कुछ खास उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस भी दिए होते हैं। कभी वो पिक्टोग्राम की फॉर्म में होते हैं, कभी वो टेक्स्ट की फॉर्म में होते हैं। तो वो उन सबको अंडरस्टैंड करना आपको आना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या एहतियात करनी चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन पिक्टोग्राम्स को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए और इसके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। वन थिंग, ये लैब एक्टिविटी भी है, आप इसको कर लीजिएगा एक दफा, ताकि अगर आपके पास क्विज में इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको कर सकें। ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज है आपकी एक्सपेरिमेंट नंबर 2,
3 एंड 4, ठीक है, 2, 3 एंड 4 एंड 5। 4 प्रैक्टिकल्स हैं आपके जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे बेस करते हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्योंकि आपने परफॉर्म नहीं किया हुआ, तो जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी इसका कि इसको आप यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज किस तरह करते हैं। देखें, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए आप उसको सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है वो होती है कैलिब्रेशन। सबसे पहले किसी भी जब स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, इन दो चीजों के बगैर आप कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करते। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होगा कि आप इंस्ट्रूमेंट को ये इंश्योर करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो वही रीडिंग दे रहा है जो कि उसको देनी चाहिए, पहली चीज। यह हो गई आपकी कैलिब्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक थर्मामीटर की बात करते हैं और हम उसको कैलिब्रेट करते हैं, तो उसका कैलिब्रेट करने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड है, फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया, वाटर का हमें पता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जब हम वाटर को बॉयल करेंगे, हम थर्मामीटर को उसमें इमर्स करेंगे, वी विल चेक कि ये 100 डिग्री ही शो कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर वो नहीं शो कर रहा तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह की जो कैलिब्रेशन होती है, जो आप किसी आउटसाइड तरीके से कर रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कैलिब्रेशन, ठीक है। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमारे पास जो नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सब में एक इंटरनल कैलिब्रेशन का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। इंटरनल कैलिब्रेशन किस तरह से होती है कि आप उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलिब्रेट करते हैं। आप जस्ट कुछ बटन्स प्रेस करेंगे सिस्टम के ऊपर और आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट हो जाएगा, ठीक है। बोथ टाइप ऑफ कैलिब्रेशंस आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इंटरनल कैलिब्रेशन आप कर लेते हैं टेम्परेरी तौर पे, लेकिन समटाइम्स आप इंटरनली आपका सॉफ्टवेयर अगर सही नहीं चल रहा तो आपको नहीं पता चलेगा अनलेस यू परफॉर्म द एक्सटर्नल कैलिब्रेशन। तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिसाइड हुआ हुआ होता है उनके एसओपीज में, जो उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिसाइड होता है कि इतने मंथ्स बाद या इतने वीक्स के बाद हम इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करेंगे और वैलिडेट करेंगे। अच्छा, अब कैलिब्रेशन तो हमने देख ली कि क्या होती है। नेक्स्ट वैलिडेशन क्या होती है। वैलिडेशन ये होती है कि आप ये इंश्योर करें कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो रीडिंग दे रहा है वो तमाम कंडीशंस में वही रीडिंग दे रहा है। यानी कि अगर आप उसको सुबह उससे चेक कर रहे हैं या उससे शाम में रीडिंग ले रहे हैं या दोपहर में उससे रीडिंग ले रहे हैं या डिफरेंट पीपल उससे रीडिंग ले रहे हैं, इंट्रापर्सनल रीडिंग्स, तो ये आप चेक करते हैं कि ये उसकी रीडिंग्स आपकी एक्यूरेट हैं या नहीं है, ठीक है। आपके इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और उसमें प्रिसिशन भी होनी चाहिए। एक्यूरेसी आपको क्या बताएगी कि वो एग्जैक्ट रीडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा, विच इज रिलेटेड टू कैलिब्रेशन। और प्रिसिशन क्या होती है कि एक ही जैसी रीडिंग जो है वो रिपीट होनी चाहिए, यानी कि सुबह भी वही रीडिंग दे, दोपहर में भी वही रीडिंग दे, शाम में भी वही रीडिंग दे, आज भी वही रीडिंग दे और नेक्स्ट वीक भी वही रीडिंग दे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज वैलिडेशन। अच्छा, अब जो है ये आपके पास कैलिब्रेशन और वैलिडेशन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो आपका सेकंड नंबर का प्रैक्टिकल है, इट इज अबाउट एक्सटर्नल कैलिब्रेशन, ठीक है। आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के थ्रू अपने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को कैलिब्रेट कर रहे हैं, विच इज द एक्सटर्नल कैलिब्रेशन टाइप। और यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो उसके कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। उसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि किस प्रिंसिपल पे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक्ट करता है। और उसके अलावा आप यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या-क्या इन्फॉर्मेशन ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में आपको यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्जुगेशन है या नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज नॉट वेरी मच यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है कि आप किसी भी केमिकल को आइडेंटिफाई कर सकें, उसकी प्योरिटी चेक कर सकें। रफली आपको एक आइडिया हो जाता है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, लेकिन वो आपको कोई फाइनल रिजल्ट्स नहीं देता। जब भी आप यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कोई क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, यू ऑलवेज नीडेड टू चेक बाय सम अदर मेथड एज वेल, ठीक है। तो इसलिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो जो ज्यादा उसकी इफेक्टिवनेस है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। यानी कि अगर आपको किसी चीज की क्वांटिटी चेक करनी है, किसी चीज का अमाउंट चेक करना है, इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ठीक है। जैसे जैसे
फार्मास्यूटिकल साइंस प्रोग्रेस कर रही है, हमारे पास नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ काफ़ी हद तक कम हो गया है, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी यूज़फुल टेक्निक, स्पेशली इफ यू डू नॉट हैव टू मैनी रिसोर्सेज। समटाइम्स अगर आप किसी लोकल इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, तो उसमें आपके पास यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो एटलीस्ट होता ही है, तो उससे आप एटलीस्ट चीज़ों को चेक कर सकते हैं और उनको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जब भी आप कोई एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, जिस भी सैंपल का आप एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, वो कंप्लीटली सॉल्युबल होना चाहिए। जिस भी सॉल्वेंट में आप उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, उसको कंप्लीटली सॉल्युबल होना चाहिए। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, जो आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, वो सॉल्वेंट आपका यूवी एक्टिव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर में आपके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो सिर्फ कॉन्जुगेशन को डिटेक्ट करती है, यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, तो ही वो कंपाउंड यूवी एक्टिव होगा। तो ऐसे आप कोई भी ऐसा सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे जिसके अंदर आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन है, एसीटोन के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप में सी डबल बॉन्ड ओ होता है, ठीक है? So in that case, you are not going to use acetone for UV analysis. Why? Because acetone itself UV active होता है, तो जब आप उसकी absorbance लेंगे, तो आपके सैंपल की absorbance के साथ साथ आपके सॉल्वेंट की भी absorbance आएगी, जिसकी वजह से आपका जो एनालिसिस है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है? अच्छा, ये तो आपके पास 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए कि एक तो आपका जो सैंपल है वो कंप्लीटली सॉल्युबल होना चाहिए, और किस तरह के सॉल्वेंट में सॉल्युबल होना चाहिए, जो कि यूवी एक्टिव ना हो, ठीक है? और कौन से सॉल्वेंट्स यूवी एक्टिव नहीं होंगे, जिसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं होगी, ठीक है? डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स उसके अंदर नहीं होंगे। अच्छा, अब तीसरी चीज आपके पास आ गई कि जब आप अपना सैंपल प्रिपेयर करें, दैट सैंपल नीड्स टू बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है? उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सस्पेंशन है, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में आपके पास सस्पेंशन की, यू कैन नॉट एनालाइज इट बाय यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। व्हाई? बिकॉज तो सस्पेंशन में आपके पास सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, आप उसको यूवी एनालिसिस नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब आप यूवी लाइट को पास करवाएंगे सैंपल में से, तो यूवी लाइट जो है वो उन सॉलिड पार्टिकल से टकरा के अपना पाथ चेंज कर लेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो डिटेक्टर तक ना पहुंचे। तो इससे आपके एनालिसिस में प्रॉब्लम्स आएंगे, इसके एनालिसिस में आपके फॉल्ट आएगा, जिसकी वजह से हम ये प्रेफर करते हैं कि सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाले लिक्विड्स को हम यूवी से एनालाइज ना करें, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज आपके पास, सॉल्वेंट इफेक्ट को माइनस करने के लिए आपके पास एक और तरीका ये होता है कि आप सॉल्वेंट को एज अ रेफरेंस यूज कर लें, ठीक है? हमारे पास दो तरह के यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सिंगल बीम से ज्यादा इफेक्टिव हमारे पास डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। व्हाई? हम सिंगल बीम में भी ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम सॉल्वेंट की रीडिंग ले लें, उसके बाद हम सैंपल को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें और हम उसकी रीडिंग ले लें। बट इन डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर व्हाट डू वी डू, हम एक होल्डर में एट ऑल टाइम सॉल्वेंट रखते हैं और दूसरे होल्डर में हम सैंपल को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके रखते हैं। तो जब हम रीडिंग लेते हैं तो एक ही जैसी कंडीशंस मिलती हैं, रेफरेंस को भी और आपके सैंपल को भी। आपका जो सॉल्वेंट है और जो आपका सैंपल है, दोनों को एक ही जैसी कंडीशंस मिल रही हैं, एक ही वक्त में आप रीडिंग ले रहे हैं। सो दोज रीडिंग आर गोइंग टू बी मोर एक्यूरेट देन अ सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आ जाता है कि जब आप अपना यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए सैंपल प्रिपेयर करेंगे, तो वो सैंपल आपका बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। व्हाई? क्योंकि आपको पता है कि बियर लैम्बर्ट लॉ जो है, बियर लैम्बर्ट लॉ आपका क्या है कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है? And Lambert law is, Beer law is absorbance is directly proportional to concentration, and Lambert's law is कि absorbance is directly proportional to path length। इसमें जो concentration वाला portion है वो एक खास हद तक ही follow होता है, ठीक है? अगर आपकी concentration बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो absorbance उसके हिसाब से नहीं बढ़ती। उसका reason क्या है? For example, अगर एक आपके पास रूम है और उसके अंदर कुछ लोग खड़े हुए, ठीक है?
अब अगर आप कोई चीज़ उस रूम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा आप वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे, ठीक है? लेकिन अगर उस रूम में लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, तो आप तमाम लोगों को एक्सेस नहीं कर सकेंगे और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। जस्ट लाइक दैट यूवी एब्ज़ॉर्बेंस में भी यही इश्यू आता है कि यूवी एब्ज़ॉर्बेंस जब तक आपके पास एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन में, उस वक़्त तक आपकी यूवी एब्ज़ॉर्बेंस कंसंट्रेशन के साथ बढ़ती है। लेकिन जब आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसके बाद आपकी एब्ज़ॉर्बेंस उसके अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ती, ठीक है? तो जब भी आप यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एनालिसिस के लिए अपना सैंपल प्रिपेयर करेंगे, इट शुड बी अ डाइल्यूट सैंपल, ठीक है? अच्छा, ये तो कुछ चीज़ें ये चीज़ें जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के, ठीक है? अब इसमें आपका प्रोसीजर क्या होता है? लेट्स लुक एट द प्रोसीजर। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपके पास थ्योरी में चीज़ें दी हुई हैं मैनुअल में ख़ास तौर पे, वो आपको ज़रूर प्रिपेयर करनी है। मेक श्योर कि आपने पूरा मैनुअल अच्छे तरीके से रीड किया हुआ हो, थ्योरी भी, कैलकुलेशंस भी और जो भी उसके अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं मैनुअल के अंदर, उसमें से कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है? मैनुअल की तैयारी अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, तो आपका वाइवा और क्विज़ काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा और अगर आप उसको थोड़ा-सा थ्योरी से भी स्टडी करेंगे, तो एडेड बेनिफिट है वो आपका, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रोसीजर क्या है कि आपने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऑन किया और उसके बाद उसको कैलिब्रेट कर लिया, ठीक है? उसके अंदर इंटरनली एक कैलिब्रेशन का बटन होता है, उसको आपने यूज़ करके आपने उसको कैलिब्रेट कर लिया। नेक्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू कि आप अपना फॉर एग्जांपल मैंने कोई सॉल्यूशन बनाया है वाटर के अंदर, ठीक है? मैंने अपने सैंपल को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, तो मैं एक क्यूबिट में वाटर लूँगी और दूसरे क्यूबिट में अपना सैंपल लूँगी, ठीक है? जो वाटर वाला क्यूबिट है उसको मैं रेफरेंस की जगह पे रख दूँगी और जो सैंपल वाला क्यूबिट है उसको मैं सैंपल की जगह पे प्लेस कर दूँगी, ठीक है? अब आपने अपने दोनों क्यूबिट्स को प्लेस करके अब क्या करना है कि आपने अ, ऑटो ज़ीरो करना है। ऑटो ज़ीरो का मतलब क्या होता है? वैसे तो हम ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जिसकी अपनी कोई यूवी एक्टिवनेस नहीं होती, ठीक है? बट स्टिल वी ऑटो ज़ीरो द वैल्यूज़ फॉर द सॉल्वेंट ताकि अगर उसकी थोड़ी बहुत किसी इम्प्योरिटी की वजह से एब्ज़ॉर्बेंस आ भी रही है, तो भी वो ऑटो ज़ीरो हो जाए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपने सैंपल को जब हम ऑटो ज़ीरो करते हैं, तो उस वक़्त हम सिर्फ़ अपना स्टैंडर्ड रखते हैं, सिर्फ़ सॉल्वेंट रखते हैं। नेक्स्ट वी प्लेस द सैंपल क्यूबिट इन द यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसको रीरन करते हैं, तो हमारे पास अब जो हमारे पास वैल्यू आती है, वो ऑटोमैटिकली सॉफ्टवेयर सॉल्वेंट की वैल्यू को माइनस करके शो करता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अच्छा इसके अंदर आपको अगेन रीडिंग लेते हुए किन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि अगर आपके पास मल्टीपल सैंपल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपके पास प्रोसीजर दिया हुआ है, इसके अंदर आपके पास 0.2 एमएल है, 0.3 एमएल है, 0.4 एमएल है, डिफरेंट तरह की डाइल्यूशंस हैं आपके पास। तो जो आपकी सबसे डाइल्यूटेड फ़ॉर्म होगी ना, उसको आप सबसे पहले क्यूबिट में प्लेस करेंगे। यानी कि जो आपकी 0.2 एमएल वाली कंसंट्रेशन है, जो 0.2 एमएल वाली डाइल्यूशन है, उसको आप सबसे पहले यूवी के क्यूबिट में डालेंगे। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप कंसंट्रेटेड पहले डाल देंगे और उसका कोई पार्टिकल रह जाएगा, तो जब आप डाइल्यूटेड की रीडिंग लेंगे तो उसपे आपकी कंसंट्रेशन अफ़ेक्ट हो सकती है, ठीक है? तो इसलिए हम ये इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं, हमारी प्रिकॉशन होती है कि सबसे डाइल्यूटेड सैंपल को हम पहले उसकी एब्ज़ॉर्बेंस लेते हैं और ग्रेजुअली हम उसको अप करते जाते हैं, ठीक है? और हर दफ़ा जब भी आप अपने सैंपल की रीडिंग लेंगे, हर दफ़ा आपने क्यूबिट को पहले डिस्टिल वाटर से वॉश करना है, उसके बाद आपने उसको सॉल्वेंट से वॉश करना है एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू प्लेस योर सैंपल, ठीक है? हमेशा फर्स्ट विद डिस्टिल वाटर देन विद द सॉल्वेंट और उसके बाद आप अपना सैंपल प्लेस करेंगे उसके अंदर, ठीक है? अच्छा, अब कैलिब्रेशन कर्व आप किस तरह से बनाते हैं? कैलिब्रेशन कर्व आप बनाते हैं कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस को प्लॉट करके, ठीक है? उसका तरीका क्या होता है कि आप एक्सेल पे अपनी वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं और एक्सेल के ग्राफ को
जनरेट करते हैं। अच्छा, ये किस तरह से होता है, इसको जब हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो उस वक्त हम इसको और डिटेल में डिस्कस कर देंगे। फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ रफ एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास कंसेंट्रेशन है और यहाँ पे आपके पास एब्जॉर्बेंस है, ठीक है। कंसेंट्रेशन सपोज आपकी है 5, 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है। मैंने रफली 5 वैल्यूज ले लिए हैं। सपोज कंसेंट्रेशन आपकी जो है वो परसेंटेज में, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम, और एब्जॉर्बेंस का कोई यूनिट नहीं होता। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यूज आ गई, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 1.2, ठीक है। ये आपने एक रफली एक चार्ट बना लिया कि ये 5 से लेकर 25 तक की आपने कंसंट्रेशंस की एब्जॉर्बेंस ली, तो इनकी ये वैल्यूज आ गई। अब इसका ग्राफ किस तरह से प्लॉट होता है कैलिब्रेशन कर्व का, कि आप इन वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट में आपके पास डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, उसमें से आप स्कैटर टाइप को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। स्कैटर टाइप आपने सिलेक्ट कर ली। अब आपके पास इसने ऑटोमेटिकली इन वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ऐड ट्रेंड लाइन करेंगे। तो ये क्या होगा कि आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो आपस में ज्वाइन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्रेंड लाइन के अंदर आप क्या देखना चाहते हैं कि आपका जो कैलिब्रेशन कर्व का ग्राफ है वो एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू ऑन चार्ट। आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपकी आइडियल वैल्यू आर स्क्वायर की होती है 1, ठीक है, बट इन प्रैक्टिकल कंडीशन 0.999 या 0.998 तक आती है। यहाँ पे आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 0.9552, विच इज नॉट अ वेरी गुड वैल्यू। हमने रेंडमली इसमें सेलेक्ट की थी, तो इसमें जो हमें चार्ट से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो क्या मिल रही है कि आर स्क्वायर इसका 0.9552 है। तो ये जो हमारा कैलिब्रेशन कर्व का चार्ट है ये इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज तो कर सकते हैं, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी एक्यूरेट, ठीक है। एक्यूरेट कब होगा, जब हमारी वैल्यूज 0.99 से करीब तर होंगी, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पास एक जनरल तरीका आ गया कि आपको एक्सेल से चार्ट किस तरह से जनरेट करना है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 6 एंड 7 की तरफ। 6 और 7 हमने ऑलरेडी जो हमारे पास क्लास हुई थी उसमें हमने उसको डिस्कस किया था। 8 एंड 9 टीएलसी भी हमने परफॉर्म किया था। कुछ ग्रुप्स की टीएलसी की वैल्यू सही नहीं आई थी, लेकिन स्टिल आपको एक जनरल आइडिया आ गया कि टीएलसी किस तरह से परफॉर्म की जाती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, और उसकी थ्योरी आप मैनुअल से और अपनी थ्योरी के नोट से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपके पास आ गया। 1 से लेकर 9 तक आपने डिटेल में स्टडी करना है। उसके बाद जो 10, 11 और 12 है उसके जो मास स्पेक्ट्रा हैं उसको आप सॉल्व कीजिए अपने मैनुअल में। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दैट, तो मैं कल एक और आपका एक सेशन रखूंगी ओनली इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दैट, क्योंकि वो बहुत सिंपल से स्पेक्ट्रा हैं जो अपने थ्योरी में कोर्स किए, थ्योरी में सॉल्व किए होंगे स्पेक्ट्रा, वो उससे कहीं ज्यादा मुश्किल स्पेक्ट्रा होंगे, लेकिन ये बहुत सिंपल स्पेक्ट्रा हैं। इनको सॉल्व करें और अपना जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है आप उसमें उसको शेयर कीजिएगा। तो अगर उसके अंदर कोई करेक्शन की या कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत हुई तो मैं कल इसी सेम टाइम पे आपका एक और सेशन रख लूंगी। अदरवाइज आप इसको खुद कवर कीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर लैब के। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं कि लैब के एग्जाम के हवाले से, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम जी मैम मैनुअल के अंदर हमें काम सारा कंप्लीट करना है, लाइक कैलकुलेशन, डिस्कशन, रिजल्ट वगैरह। जो प्रैक्टिकल्स आपने परफॉर्म किए हैं ना 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। 6 आपने परफॉर्म नहीं किया था,
लेकिन मैंने आपको उसका डिटेल में ओवरव्यू दिया था, ठीक है? तो 6, 7, 8 और 9 का आपको करना है, बाकी नहीं करना। सॉरी 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12 ये आप सॉल्व करेंगे स्पेक्ट्रा को 10, 11, 12 में, और 6, 7, 8, 9 का काम कंप्लीट करेंगे। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का काम कंप्लीट नहीं करना है, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है? यूवी के अलावा आपने सब काम करना है। एनी क्वेश्चंस? ओके, तो आज ऐसा करते हैं कि आज आप इसको एक अच्छे तरीके से ओवरव्यू कर लें मैनुअल को, और मैनुअल के हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, सॉल्व करने के हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, तो उसको हम कल या फिर परसों हम जैसे भी आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर लेंगे। तो हम एक सेशन और रखेंगे जिसमें आपकी जो भी क्यूरीज हैं उनको एड्रेस कर लेंगे, ठीक है? इज दैट क्लियर? और जो चीजें मैंने आपको यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में आज बताई हैं, उनको आप अच्छे तरीके से एक दफा रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे वाइवा में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्विज में भी हो सकते हैं ये क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? तो और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? थैंक यू Okay, गाइस। ma'am.